How are you all? I hope you are doing well. So guys, welcome to our YouTube channel Learn to Explore. Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel, and also you can join our Telegram channel to get the latest updates and the PDF notes whichever I provide you on Telegram. So guys, start करते हैं. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 9 इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर से, विच इज पोवर्टी. आपने ये शब्द कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि पोवर्टी क्या है, गरीबी क्या है और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी पुअर क्यों होता है और पोवर्टी को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है. तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पोवर्टी किसी की लाइफ को किस हद तक अफेक्ट कर सकती है और इसका क्या परिणाम होता है, इसे कैसे दूर किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं पोवर्टी को दूर करने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले इंडिया में जो एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है पोवर्टी, इस पे फोकस किया गया है. मल्टी डायमेंशनल मतलब इसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं. ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पोवर्टी से ही मतलब नहीं है, आर्थिक कमजोरी से ही मतलब नहीं है इसका. पोवर्टी के क्या क्या कारण है, पोवर्टी किस तरह से इंडिया में मीजर होती है, पोवर्टी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. इन अवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर. हम अपनी डेली की जिंदगी में ऐसे कई लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम समझते हैं कि ये पुअर हैं, जिन्हें हम गरीब लोगों की कैटेगरी में रखते हैं. उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि गाँव में ऐसे मजदूर या फिर ऐसे कामगार लोग जिनके पास कोई जमीन नहीं है, भूमिहीन मजदूर, या फिर जो शहरों में रहने वाले ओवर क्राउडेड झुग्गीज में जो लोग रहते हैं जहाँ पर लिविंग कंडीशंस बहुत खराब हैं, या फिर डेली वेज वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और इसके अलावा ढाबा टी स्टॉल्स पे काम करते हुए बच्चे. इन सबको देख के हमें समझ में आता है कि पोवर्टी क्या है. इसके अलावा हम कई बार अपनी सड़कों पर आसपास जो है बेगर्स भी देखते हैं, कुछ फटे पुराने कपड़ों में बच्चे. तो ये सब क्या है, हमारे आसपास की लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं जीते जागते पोवर्टी के. अकॉर्डिंग टू डाटा, एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर, मीन्स अराउंड 20 to 25% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अभी पुअर है. इसका मतलब लगभग 30 करोड़ लोग जो है पोवर्टी की कैटेगरी में आते हैं. इसका मतलब ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा अभी भी पोवर्टी की सिचुएशन में अपना गुजारा चला रहा है और अभी भी वो लोग गरीबी में अपना गुजारा कर रहे हैं. अब इस चीज़ को समझने के लिए कि पोवर्टी किसी की लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है, आपकी एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं. पहला है अर्बन केस और दूसरा है रूरल केस, कि रूरल एरियाज में कैसे होता है पोवर्टी के सिनेरियोज और अर्बन एरिया में. अर्बन एरिया का सबसे पहले हम देखते हैं. यहाँ पर एक रामचरण नाम के 33 ओल्ड वर्कर्स हैं जो डेली वेज लेबर की तरह काम करते हैं एक व्हीट फ्लोर मिल में, जो कि कहाँ पर है, झारखंड के रांची में. और वो लगभग 1,500 रुपये एक महीना कमा पाते हैं, जो कि हमेशा नहीं होता, मगर इसका मतलब है कि उनका एम्प्लॉयमेंट जो है फिक्स नहीं है. जो ये इतना पैसा कमाते हैं कि इनकी 6 मेंबर्स की फैमिली के गुजारे के लिए काफ़ी नहीं है. उनकी वाइफ और उनके जो 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 वर्ष से 6 महीने के बीच में है. इसके अलावा उनके ऊपर और भी जिम्मेदारी है. उन्हें अपने पेरेंट्स को अपने विलेज में रामगढ़ में पैसे भेजने पड़ते हैं, और जो उनके फादर हैं वो भी एक लैंडलेस लेबरर है और वो पूरी तरह से रामचरण और उनके भाई पर डिपेंडेंट है अपने गुजारे के लिए. रामचरण यहाँ पर एक कमरे के घर में रहते हैं जो कि ओवर क्राउडेड बस्ती में पड़ता है, सिटी के बिल्कुल आप कह सकते हैं अंतिम छोर पर, आउटस्कर्ट्स में. और जो उनकी वाइफ है वो भी एक वर्कर की तरह काम करती हैं कुछ घरों में, और वो लगभग 800 रुपये महीना कमा पाती हैं. तो ये दोनों लोग जितना भी कमाते हैं उससे उनकी मुश्किल से 2 समय की दाल रोटी चल पाती है. उनका बड़ा बेटा जो है वो टी शॉप में एक हेल्पर की तरह काम करता है और लगभग 300 रुपीज़ अर्न कर पाता है. और जो उनकी बेटी है वो बाकी छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती है. और उन लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो एक्स्ट्रा कपड़े भी खरीद सकें. उनके पास केवल टोटल 2 ही जोड़ी कपड़े हैं, और नए कपड़े तभी आते हैं जबकि एक जोड़ी कपड़े इतने खराब हो जाएं कि वो यूज ही ना हो पाए, अनवियरेबल हो जाते हैं. शूज भी उनके लिए एक लग्जरी है. जो छोटे बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड है, कुपोषित हैं, और इसके अलावा उनके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर भी कोई एक्सेस नहीं है. मतलब बीमार पड़ने पर वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं करा पाते, डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाते. अब दूसरा केस देखते हैं, रूरल केस. इसमें लखा सिंह की स्टोरी है जो कि एक स्मॉल विलेज से है उत्तर प्रदेश के मेरठ में. उनकी फैमिली के पास कोई लैंड नहीं है, तो इसके तो अपने गुजारे के लिए उन्हें बड़े किसानों के पास दूसरे दूसरे काम करने पड़ते हैं. इसके अलावा वो क्या करते हैं,
कई बार उन्हें क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से पूरे दिन काम करके सिर्फ 50 रुपीज़ मिलते हैं। और कभी कभी तो जो उन्हें काम के बदले वेजेस मिलते हैं वो किसी प्रोडक्ट के रूप में मिल जाते हैं। मतलब कभी किसी ने गेहूं दे दिया या चावल दे दिया या कोई भी और चीज़ दे दी, पैसे भी नहीं मिलते। तो उनकी फैमिली का गुजारा भी बहुत मुश्किल से चल रहा है। वो एक कच्चे घर में रहते हैं। उनकी जो घर की महिलाएं हैं वो पूरा दिन लकड़ी ढूंढने में, छीलने में और ये सब चीज़ों में अपना काम टाइम लगाती हैं। उनके फादर एक टीबी पेशेंट थे जो कि 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई क्योंकि उन्हें प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल पाई। इसके अलावा अब जो उनकी मदर है उन्हें भी सेम प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि जो उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल है लेकिन वो वहां पर कभी नहीं गए। और उनके यहाँ पे जो नए कपड़े हैं वो एक लग्जरी है और बहुत कम, बहुत रेयरली कभी उन्हें मिल पाते हैं। सोप और ऑयल, साबुन और तेल जैसी चीजें भी उनकी फैमिली के लिए लग्जरी है, मतलब जो कि वो इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पॉवर्टी के कितने सारे डायमेंशंस हैं। किसी के पास मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी का एक्सेस नहीं है, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है, कपड़े नहीं है, ढंग से खाना नहीं मिल रहा, बच्चे अंडर नरिश्ड हैं। तो ऑल दीज आर डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। दैट्स व्हाई दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मल्टी डायमेंशनल। ये जो दोनों ही केस हैं पॉवर्टी के, ये अलग अलग डायमेंशंस दिखाते हैं पॉवर्टी की, और दिखाते हैं कि पॉवर्टी का मतलब भुखमरी और लैक ऑफ शेल्टर तो है ही, साथ में एक ऐसी सिचुएशन भी है जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते या फिर सिक लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। पॉवर्टी का मतलब क्लीन वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज के लैक से भी है। मतलब अगर किसी के पास क्लीन वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, दे आर ऑल्सो काउंटेड एज पुअर। इसके अलावा पॉवर्टी के अंदर रेगुलर जॉब ना होना, मिनिमम लेवल तक अर्निंग ना होना भी शामिल है। पुअर लोग ऐसे हैं जिनको ज्यादातर जगहों पर इल ट्रीटेड, मतलब उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, अच्छे से लोग बिहेव नहीं करते। चाहे वो कोई भी जगह हो, फार्म्स हो, फैक्ट्रीज हो, सरकारी ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, या कहीं भी। और यही कारण है, ऑब्वियसली दिस इज द रीजन नोबडी वांट्स टू बी लिव इन पॉवर्टी। कोई भी परमानेंटली गरीब नहीं रहना चाहता। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने एक काफी बड़ा चैलेंज था कि हमें मिलियंस ऑफ लोग, हमारे यहाँ पे जो इतने सारे लोग पॉवर्टी में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें हमें पॉवर्टी से बाहर लाना है। और महात्मा गांधी ने हमेशा इस चीज पर इंसिस्ट किया कि इंडिया सही मायनों में जब ही आजाद होगा जब इसका जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जिसको सबसे ज्यादा झेलना पड़ रहा है, वो सब उस सफरिंग से बाहर आ जाएगा। मतलब nobody would be poor, everybody get whatever they needs, then only India will become truly independent। इंडिया सही मायनों में आजाद तभी होगा जब हर किसी को उसकी जरूरत की चीजें सही टाइम पर सही जगह तरह से उपलब्ध हो जाएंगी। अब पॉवर्टी को सोशल साइंटिस्ट किस तरह से देखते हैं, तो आइए देखते हैं। Since poverty has many facets, social scientists look at it through a variety of indicators. Usually, the indicators used relate to the levels of income and consumption, but now poverty is looked through other social indicators like illiteracy level, lack of general assistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. सोशल साइंटिस्ट किस तरह से देखते हैं पॉवर्टी को कि अगर लिटरेसी लेवल कम है, जनरल असिस्टेंस नहीं है, माल न्यूट्रिशन है, बच्चों में कुपोषण है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन अवेलेबल नहीं है, तो ऑल दीज फैक्टर्स आर काउंटेड अंडर द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। इसके अलावा पॉवर्टी को किस तरह से अब इजिली मेजर किया जाता है, वेरी कॉमन तरीका क्या है, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। According to the concept of social exclusion, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other people, excluded from enjoying social equality of better off people in better surroundings. Social exclusion can be both a cause as well as consequence of poverty in the usual sense. Broadly, it is a process through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits, and opportunities that offer enjoy. A typical example is the working of caste system in India, in which people belonging to certain castes are excluded from equal opportunities. Social exclusion thus may lead to but can cause more damage than having a very low income. एग्जाम्पल क्या है, सोशल एक्सक्लूजन मतलब जब किसी ग्रुप को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, बाकी सभी लोग जो कर रहे हैं उन्हें वो करने के लिए अलाउड नहीं किया जा रहा। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था, इसमें कुछ पर्टिकुलर कास्ट को अलाउड नहीं था कि वो पढ़ सकें, लिटरेट हो सकें, एजुकेशन सीख सकें, स्किल सीख सकें। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब उन्हें काम मिलेंगे कंपैरेटिवली लेस पेइंग जॉब्स होंगी, तो इसकी वजह से फ्यूचर में भी वो
पुअर रहेंगे, इसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इसी वजह से क्या कहा जाता है कि जो सोशल एक्सक्लूजन है ये कॉज और इफेक्ट दोनों बन जाता है पॉवर्टी के लिए। मतलब पहले उन्हें एक्सक्लूड किया गया तो इस वजह से वो पुअर है, लेकिन बाद में इसका इफेक्ट क्या होगा कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी पुअर रहेगी। दे विल बी stop to use the maximum of their potential। तो इस वजह से वो क्या है, हमेशा पुअर की कैटेगरी में रह जाएंगे। दूसरा क्या चीज है जिसकी वजह से लोग पुअर रहते हैं और हमसे मेजर कर सकते हैं, दैट इज वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब कोई एक ग्रुप किसी एक चीज से ज्यादा अफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर फ्लड आएगी तो कौन से लोग ज्यादा अफेक्ट होंगे, वही लोग जो वाटर बॉडीज के, रिवर्स के, ओशियंस के पास में रहते हैं। दैट मीन्स दे आर मोर वल्नरेबल टू द सिचुएशन ऑफ फ्लड्स एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर लिविंग इन द इंटीरियर ऑफ कंट्री। अगर हम उनका कंपैरिजन करें, जो लोग कंट्री के ज्यादा अंदर में रह रहे हैं, जो वाटर बॉडीज के पास हैं, तो जो लोग वाटर बॉडीज के ज्यादा पास हैं दे आर मोर वल्नरेबल टू कैलेमिटीज लाइक फ्लड। उसी तरह से जैसे कोविड-19 की सिचुएशन आप सभी को पता है, तो ये सभी के लिए बैड सिचुएशन थी, इससे सभी की इकोनॉमिक लाइफ अफेक्ट हुई, बट वो पीपल ज्यादा वल्नरेबल हैं जिनके लिए इस टाइम पर इस सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि 2 टाइम का खाना, बच्चों को पढ़ाना, कपड़े, रहना, ये सब भी मुश्किल हो गया। दैट मीन्स अ सिचुएशन विच इज बैड फॉर ऑल बिकम्स मेक्स द समवन्स लाइफ इवन मोर वर्स्ट। जिनकी लाइफ ज्यादा अफेक्ट होती है दैट मीन्स दे आर मोर वल्नरेबल। इसमें भी यही एग्जाम्पल है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे देखते हैं पॉवर्टी लाइन। इंडिया में किस तरह से पॉवर्टी लाइन के कंसेप्ट को यूज करते हैं और पॉवर्टी किस तरह से मेजर होती है। एट द सेंटर ऑफ डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज यूजुअली कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। कॉमन मेथड टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन इनकम और कंजप्शन। एक कॉमन तरीका किसी भी कंट्री में पॉवर्टी नापने का क्या है कि वहां के लोगों के इनकम और कंजप्शन लेवल कितना है। किसी भी इंसान को पुअर माना जाता है अगर उसका इनकम और कंजप्शन लेवल एक मिनिमम क्राइटेरिया से कम है। मतलब अगर फिक्स कर दिया गया कि इतनी सैलरी है तो उससे कम जिसकी आएगी वो सबको हम पुअर की कैटेगरी में रखेंगे। अब यहाँ पर जरूरी क्या है कि ये जो बेसिक नीड्स हैं ये अलग अलग टाइम पर और अलग अलग कंट्री में अलग होती हैं। इसी वजह से अलग अलग कंट्रीज की पॉवर्टी लाइंस भी अलग अलग होती हैं। Each country used an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms। हर कंट्री क्या है एक अलग से अपनी इमेजिनरी लाइन क्रिएट करती है कि इस लेवल के ऊपर जो है वो लोग पुअर नहीं है और इससे नीचे जो है वो पुअर हैं। इसका एग्जांपल है कि अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट्स में बी कंसिडर्ड पुअर, बट इन इंडिया ओनिंग अ कार इज स्टिल कंसिडर्ड अ लग्जरी। इसका एग्जांपल मतलब कंट्रीज में वेरिएशन कैसे हो सकते हैं। अगर कोई यूएसए में है और उसके पास कार नहीं है तो उसे पुअर की कैटेगरी में रखा जाएगा, लेकिन इंडिया में कार अफोर्ड करना जो है इट इज स्टिल अ लग्जरी। ये अभी भी यहाँ पर क्या है एक लग्जरी है जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जिसके पास कार नहीं है इंडिया में वो सब पुअर हैं। ये डेफिनेशन सिर्फ यूएसए में एप्लीकेबल है। जब हम पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करते हैं एक हम क्या लेते हैं मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट। ये सारे फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं जब हम ये देखते हैं इंडिया में कौन लोग पुअर हैं। दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज। इन सब की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इनके जो रेट है, इनका जो प्राइस है। ओके Food items such as cereals, pulses, vegetable, milk, oil, sugar, etc. together provide these needed calories. The calorie needs very dependent on age, sex and type of work that a person does. अब एक इंसान को कितनी कैलोरीज चाहिए वो इस चीज पे डिपेंड करता है उसकी एज कितनी है, उसका जेंडर क्या है, वो किस तरह का काम करता है, फिजिकल ज्यादा काम करता है या दूसरे टाइप का काम ज्यादा करता है। तो accepted average calorie requirement in India is 2400 calories per person per day in rural areas। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो ये कितना है 2400 कैलोरीज पर डे। लेकिन अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो यहाँ पर है ये 2100 पर कैलोरीज पर पर्सन पर डे। दैट मीन्स अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स है वो कम है क्योंकि कंपैरेटिवली उनका फिजिकल वर्कलोड कम होता है और रूरल एरिया में ये है 2400 पर पर्सन पर डे। अगर कोई इस कैटेगरी से नीचे फॉल करता है दैट मीन्स दे विल बी कंसिडर्ड एज पुअर। अब क्योंकि जो मॉनिटरी एक्सपेंडिचर है पर कैपिटा अर्बन एरियाज में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें महंगी हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। तो अगर हम इसे इनकम के टर्म में देखें तो ये 673 फिक्स था हमारा रूरल एरिया में पर मंथ,
एंड 860 इन अर्बन एरिया। अगर कोई पर्सन अर्बन एरिया में 860 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहा है, दैट मीन्स ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पुअर, while in rural areas he only have to earn 673 rupees. Despite less calorie requirement, of higher amount for urban areas has been fixed because of high prices of many essential products in urban centers. यहाँ पर कैलोरीज रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन फिर भी मनी के टर्म्स में ये ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज में जो चीजें हैं वो महंगी मिलती है। तो आई होप आपको यहाँ तक अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एंड यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। आई वुड लाइक टू आंसर श्योरली। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े देखें, 2009-10 में एक फैमिली अगर 5 मेंबर्स की रूरल एरिया में रह रही है और उनकी इनकम 3165 से कम है, मतलब अगर हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 673 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3165। अगर इससे कम है, 5 लोगों की फैमिली है, तो ही वो पुअर माने जाएंगे। ये डाटा है 2009-10 का। जबकि अर्बन एरिया में क्या चाहिए हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट 4300। तो ये सारा जो डाटा हमें मिलता है, ये कहाँ से मिलता है? ये सब गवर्नमेंट डाटा है। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली। जो पॉवर्टी लाइन है इसका एस्टिमेशन हर 5 साल के बाद होता है, और ये सर्वे कंडक्ट कराता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मींस NSSO। इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है ये डाटा कलेक्ट करने का, विच इज NSSO। लेकिन अगर हमें कंपैरिजन करना हो डेवलपिंग कंट्रीज में, तो उसके लिए हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इनका जो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है पॉवर्टी लाइन का, उसको यूज करते हैं अगर हमें 2 कंट्रीज में कंपैरिजन करना हो। और जो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है उनके हिसाब से, अगर कोई भी पर्सन $1 पर डे से कम अर्न कर रहा है, देन ही विल बी कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ पुअर। तो आई होप आप सभी को अभी तक जो हमने पढ़ा वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पॉवर्टी एस्टिमेट्स पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। स्टे सेफ, stay connected. Thank you.